नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों आज 30 अप्रैल 2022 है, दिन है सैटरडे और आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 5 इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं साइबर फ्रीडम के बारे में। एक इंटरेस्टिंग जॉइंट डिक्लेरेशन आया है। फिर सेमीकोन डिप्लोमेसी। अगर आपने कल का फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस देखा है तो आपको पता होगा कि व्हाट इज़ सेमीकोन, और इसको लेकर एक सिंपोजियम, एक कॉन्फ्रेंस जो है, एक इवेंट जो है, नॉट कॉन्फ्रेंस बट एक इवेंट जो है, उसकी शुरुआत भी हमारे देश में कल से यानी कि फ्राइडे से हो चुकी है। फ्यूल टैक्स को लेकर दो आर्टिकल्स हैं। एक द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, एक इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, और कल हमने आई थिंक टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल देखा था इसी विषय पर। तो हमने ऑलरेडी कुछ चीज़ों को कल कवर कर लिया है, और अगर आज आपका पहला दिन है, इफ़ यू आर ए न्यू स्टूडेंट, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं रेकमेंड करूंगा आपको कि आप 29 अप्रैल का जो वीडियो है उसको आप देख लीजिए। पूरा नहीं तो एटलीस्ट ये जो फ्यूल टैक्स और सेंट्रल स्टेट जो टैक्स लगाते हैं फ्यूल वाला जो है वो टॉपिक आप एक बार देख लीजिए। उसके बाद ये आर्टिकल नंबर 3 और 4 जो है वो आपको समझ में आएंगे। एंड द लास्ट वन इज़ चैरियट ऑन फायर, और दिस वन इज़ बेसिकली अबाउट फायर सेफ्टी। ठीक है, आगे बढ़े उससे पहले दो चीज़ें। नंबर 1, कल है संडे, तो कल आपको एक रिवीजन लेक्चर जो है वो मिल जाएगा। रिवीजन लेक्चर में क्या होता है कि जो पिछले 5-6 दिनों के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हमने अभी तक डिस्कस किए हैं उनको हम फिर से कल डिस्कस करेंगे। आप में से एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, कि जो रिवीजन की टेक्निक मैंने एक बार डिस्कस की थी, मैं ऐसे भी कुछ वीडियोस जो हैं वो अलग से लेकर आने वाला हूँ। राइट, एक सेल्फ डेवलपमेंट सीरीज़ ऑलरेडी चल रही है, उसके 7 लेक्चर्स आ चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखे देन आई वांट यू गाइस टू चेक इट आउट। लेकिन जो रिवीजन की बात है, तो रिवीजन की जो टेक्निक है, इट इज़ कॉल्ड 1730। राइट, ये कोई डेट नहीं है, ये रिवीजन की टेक्निक है। 1 यानी कि, या फिर 1 कह सकते हैं आप, या फिर आप इसको 24/7/30, जो भी आपको बेस्ट लगे। यहाँ पर 24 का मतलब होता है 24 आवर्स, 1 का मतलब है डे। तो जो भी चीज़ आपने आज पढ़ी तो वो 24 आवर्स के अंदर रिवाइज करनी है, फिर इसी चीज़ को 7 दिनों के बाद रिवाइज करना है, और इसी चीज़ को 30 दिनों के बाद रिवाइज करना है। राइट, आई एम बीइंग वेरी ब्रीफ हियर, लेकिन द राइट नंबर इज़ 1730 या फिर 24/7/30, जो भी आपको बेस्ट लगे। तो दिस वाज पॉइंट नंबर 1 कि हम रिवीजन करने वाले हैं। रिवीजन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 2 इज़ a request. I want you guys to share this lecture with as many students as possible. Right, आपके सोशल मीडिया पर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, अगर किसी इंस्टीट्यूशन, लेट्स से कोई ट्यूशन क्लासेस में आप जा रहे हैं, या फिर आपको पता है कि कोई ऐसे लोग हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके साथ इस लेक्चर को शेयर ज़रूर कीजिएगा। राइट, थैंक यू वेरी मच टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर डूइंग इट ऑन रेगुलर बेसिस। साइबर फ्रीडम, आज का पहला आर्टिकल, इट्स फ्रॉम पायोनियर न्यूज़पेपर। 60 वेस्टर्न कंट्रीज़ ने मिलकर एक जॉइंट डिक्लेरेशन इश्यू किया है, और ये जॉइंट डिक्लेरेशन क्या कहता है? प्रोटेक्ट द इंटरनेट। दो चीज़ों से, नंबर 1, इंटरनेट पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए, एंड नंबर 2 कि ऑथोरिटेरियन रेजीम्स जो होती हैं, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कोई ऐसा देश जिसमें एक पर्टिकुलर व्यक्ति का ही सब चलता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया, तो इंटरनेट जो है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए, और कोई भी ऑथोरिटेरियन रेजीम जो है वो इंटरनेट को कंट्रोल ना करे। इस चीज़ को लेकर, साइबर फ्रीडम को लेकर, एक जॉइंट डिक्लेरेशन जो है ये 60 वेस्टर्न देशों ने इश्यू किया है। इसको लीड किया है, ये इनिशिएटिव जो है इसका हेड है यूएसए, और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और यूरोपियन यूनियन के देशों ने इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को सपोर्ट किया है। इंटरनेट मस्ट रिमेन ओपन। यस, इंटरनेट ने दुनिया को और छोटी बना दी है, इसलिए इंटरनेट की वजह से क्या क्या चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं। मीन्स
जैसे कुछ दिनों पहले हम बात कर रहे थे ना कि इंसानों के लिए सबसे बेस्ट अगर कोई समय है, अगर हमें इफ़ वी नो हाउ टू लिव, अगर हमें जीना है तो ये समय अभी तक मीन्स पूरे ह्यूमन इतिहास का सबसे बेस्ट समय अगर कोई है तो आज का समय है, क्योंकि वी हैव सो मेनी थिंग्स इंक्लूडिंग इंटरनेट। ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये डिजिटल ऑथोरिटेरियनिज्म जो है इसको हमें रोकना है, ऐसा इस ये इनिशिएटिव का कहना है। और एंड वी एग्री विद दिस, इज इट, इसमें कोई गलत चीज़ बिल्कुल नहीं है। They have also called for efforts to ensure the use of digital technologies reinforces, not weakens democracy. इस इनिशिएटिव ने यह भी कहा है कि ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज है ना, ये डेमोक्रेसी को और मजबूत बनाए, डेमोक्रेसी को वीक बनाने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ह्यूमन राइट्स जो हैं उसको और ज़्यादा रिस्पेक्ट मिले और ज़्यादा बूस्ट हो ह्यूमन राइट्स, उसके लिए डिजिटल टेक्नोलॉजीज और इंटरनेट का इस्तेमाल होना चाहिए। और सोसाइटीज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सके, सोसाइटीज़ में दरारें ना हो बिकॉज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज़, और इनोवेशन की नई नई अपॉर्चुनिटीज़ हर एक देश को, हर एक समाज को मिले। तो ऐसा काम जो है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी का, या फिर अगेन वन थिंग, टेक्नोलॉजी के बारे में ये प्रश्न हमेशा रहता है कि इंटरनेट ख़राब है, स्मार्टफोन ख़राब हैं। देखिए टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी बैड और गुड नहीं होती, उसका यूज़र जो है दैट विल डिफाइन कि टेक्नोलॉजी कैसी है। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल आप नॉलेज गेन करने के लिए कर सकते हैं, या फिर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कुछ लोग पोर्न देखने के लिए करते हैं। अब मोबाइल फ़ोन जो है वो तो एक प्रकार का एक ऐसा जीनी है, आप उसमें जो करोगे, जो विश आपकी होगी वो आपकी पूरी करेगा, राइट। अब आप उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं ये टोटली आप पर है। आपकी बुरी आदत है, उसमें मोबाइल फ़ोन क्या करे। तो टेक्नोलॉजी जो है ना वो ऐसी चीज़ होती है, इट्स लाइक ए न्यूट्रल थिंग, उसमें कोई ऐसा ही नहीं है कि टेक्नोलॉजी खुद डिसीजन लेती है। आपके टेम्पटेशंस जो हैं वो जो भी हैं वो टेक्नोलॉजी जो है, अगर आपके नॉलेज के टेम्पटेशन है, नॉलेज की थर्स्ट है, तो सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में है। वरना फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें टाइम पास, जैसे कि एंटरटेनमेंट इज़ गुड, लेकिन बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट यानी कि 5 घंटे 6 घंटे दिन में एंटरटेनिंग चीज़ों को देखना, तो दैट इज़ नॉट राइट, इज़ इट। मीन्स अभी चलो सही है, आपको अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन एक वक्त आएगा जब आपके पास समय नहीं होगा, आपको काम करना पड़ेगा, और आप देखेंगे कि उस टाइम पर बहुत सारे लोग जो हैं वो आगे निकल गया, क्योंकि आज का समय जो है उन्होंने अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया। एनीवे, नॉट गोइंग टू मच इनटू इट। सबसे कॉमन एक्सक्यूज़ इंटरनेट को रोकने की जो होती है ना, अनफॉर्चुनेटली हमारे देश भारत जो है ना, सबसे ज़्यादा 2021 में दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी देश में इंटरनेट शटडाउन हुआ है तो वो हमारे देश भारत में हुआ है। और सबसे कॉमन एक्सक्यूज, सिर्फ भारत में नहीं, भारत जैसे दोष, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा हुआ है। दूसरे भी देशों ने इंटरनेट शटडाउन किया, और ज़्यादातर ऐसे देशों का जो एक्सक्यूज़ होता है वो ये होता है कि नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए हमने इंटरनेट को बंद किया, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हमने इंटरनेट को बंद किया। ये उनकी एक्सक्यूजेस हैं, और कुछ हद तक देखिए अगर कोई चीज़ें कंट्रोल के बाहर जा रही हैं तो सरकार का अधिकार है कि वो उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करें, लेकिन फिर हर छोटी बड़ी चीज़ों पर इंटरनेट को बंद कर देना जो है, दैट इज़ लाइक कि आप डिसेंट, या फिर आपके खिलाफ कोई अगर आवाज़ उठा रहा है, आपकी जो विचारधारा है उसके अगेंस्ट में कोई बोल रहा है, या फिर आपकी विचारधारा और जो व्यक्ति हैं उनकी विचारधारा में डिफरेंस है, तो उस व्यक्ति की विचारधारा को रोकने के लिए, उसको कुचलने के लिए अगर इंटरनेट को बंद किया जाता है तो दैट इज़ नॉट राइट। लोगों के अंदर डर पैदा करने के लिए इंटरनेट को बंद किया जाता है, तो दैट इज़ नॉट राइट। और यहाँ पर मैं भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर भारत के बारे में ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इन जनरल, दूसरे देशों में भी जैसे हुआ है। लेकिन शर्म की बात तो है ही हमारे लिए कि सबसे ज़्यादा जो है वो हमारे देश में इंटरनेट जो है वो शट डाउन किया गया है। तो अब हमें क्या चाहिए कि what we need now is कि इंटरनेट शटडाउन्स और डिग्रेडिंग डोमेस्टिक इंटरनेट एक्सेस आइदर एंटायरली और पार्शियली, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इंटरनेट शटडाउन्स जो है वो नहीं हो। एंड सेकंड थिंग, द इंटरनेट और एल्गोरिथमिक टूल्स और टेक्निक्स फॉर अनलॉफुल सर्वेलेंस, ऑपरेशन एंड रिप्रेशन दैट डू नॉट अलाइन विथ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट
principles, including developing social sector cards or other mechanisms of domestic social control or pre-crime detention and arrest. किसी भी मीन्स इंटरनेट का एल्गोरिथम का इस प्रकार से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए कि लोगों पर नज़र रखी जाए, सर्वेलेंस किया जाए, राइट. टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और उनके सर्वेलेंस आप करें, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो सेफ्टी के लिए आप कर रहे हैं. लेकिन फिर आम आदमी का सर्वेलेंस जो है वो करने लगे सरकार जब, राइट, मेरे और आपकी चैट और ये सारी चीज़ें, तो इस प्रकार की चीज़ें दुनिया के किसी भी देश में नहीं होनी चाहिए. और एक एडवोकेसी ग्रुप है जिसका नाम है एक्सेस नाउ, और एक्सेस नाउ जो है वो इस चीज़ को प्रमोट करता है, इस चीज़ को दुनिया के सामने रखता है कि किन किन देशों में कितना इंटरनेट शट डाउन हुआ. और जैसे मैंने आपको बताया 2021 में भारत में सबसे ज़्यादा, और पिछले 4 सालों में अगर आप देखें तो भी भारत जो है वो सबसे नंबर 1 है, बिगेस्ट ऑफेंडर आप कह सकते हैं व्हेन इट कम्स टू इंटरनेट शट डाउन. तो और भारत ने इस चीज़ को ज्वाइन भी नहीं किया है, राइट. ये जो डिक्लेरेशन आया है इसको भारत ने सपोर्ट भी नहीं किया है क्योंकि अभी हम उस पोजीशन पर नहीं है. बट वी नीड टू, वी नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ द इंटरनेट, जिसके माध्यम से हम लोगों के फ्रीडम को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एक विषय, काफ़ी इंटरेस्टिंग एक इनिशिएटिव है, इज़न्ट इट? Dear friends, do check out my motivational podcast Curiously Forever. ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं. सेमीकॉन डिप्लोमेसी, इंडियन एक्सप्रेस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खूबसूरत आर्टिकल है. सेमीकंडक्टर चिप जो है, इट्स डेफिनेटली ए लाइफ ब्लड. इट्स लाइक दिमाग है, एक जो हमारा गैजेट जो है उसका एक दिमाग है, वो चीज़ों को कंप्यूट करता है, एक्शंस जो होती हैं उसको कंट्रोल करता है. फॉर एग्जांपल, I'll give you one example कि जब आप जो लेटेस्ट हाई टेक कार्स होती है तो उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल आता है, और नॉट गोइंग टू मच इनटू इट, टेक्निकलिटी बहुत ज़्यादा नहीं, बट अगर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है और आप एक बहुत ही हार्श टर्न लेते हैं तो आपकी कार का जो कंप्यूटर है तो वो ऑटोमेटिकली कुछ टायर्स पर ब्रेक लगा देगा और कुछ टायर्स को ज़्यादा पावर दे देगा. ये सारी चीज़ें जो हैं वो माइक्रो सेकंड्स में होती हैं. और ये सारी चीज़ें कैसे होती है? बिकॉज ऑफ चिप, सेमीकंडक्टर चिप. आपका रेफ्रिजरेटर, आपका मोबाइल फ़ोन और आजकल के हमारे सारे गैजेट्स जो हैं वो सेमीकंडक्टर चिप के साथ आते हैं. एंड वी मस्ट एडमिट दिस फैक्ट कि डेफिनेटली ये छोटी सी चीज़ जो है, ये चिप ने हमारे जीवन को और ज़्यादा आसान बना दिया है. एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है सेमीकंडक्टर चिप का कि एक सेमीकंडक्टर चिप जो होती है ना, उसको बनाने की जो पूरी प्रोसेस है, अगर हम उसको स्टडी करें तो ऑन एन एवरेज 70 टाइम्स, अप्रॉक्सीमेटली 70 टाइम्स ये इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस करती है. यानी कि एक देश में, फॉर एग्जांपल, एक जापानीज इंजीनियर जो हैं, जापानीज इंजीनियर, ये किसी डच मशीनरी, जो हॉलैंड या फिर नेदरलैंड्स जो है वो दे आर फेमस फॉर मशीनरीज, तो एक डच मशीनरी पर एक अमेरिकन फाउंड्री में, एक अमेरिकन कंपनी में जो ताइवान में है, और यहाँ पर ये जो चिप है वो प्रोड्यूस होगी. जापानीज इंजीनियर जिसने जो काम कर रहा है या फिर डिज़ाइन कर रहा है, डच मशीन का इस्तेमाल हो रहा है, अमेरिकन कंपनी है लेकिन ये ताइवान में है, और फिर ये चिप बन के जाएगी मलेशिया में वो पैकेज और सारी चीज़ें होगी, और फिर वो भारत पहुंचेगी, एक फिनिश प्रोडक्ट में इसका इस्तेमाल होगा, फिर वो प्रोडक्ट किसी और देश में जाएगा. तो जस्ट इमेजिन कि पूरी दुनिया को आई वुड से कि ग्लोबल कोऑपरेशन के लिए अगर कोई छोटी सी चीज़ है, छोटी लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है, दैट इज़ सेमीकंडक्टर चिप. और ये जो आईसीटी प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अगर किसी ने प्ले किया है तो सेमीकंडक्टर चिप ने इस दुनिया को फ्लैट बना दिया है, राइट. एक दुनिया जो है वो एक लेवल पर आ रही है. बहुत सारे देश जो हैं वो अब बहुत सारी चीज़ें कर पा रहे हैं. देयर आर सो मेनी थिंग्स वी कैन गो एंड ऑन. अगर इर्द गिर्द देखें तो लगता है कि नहीं, देयर आर सो मेनी थिंग्स ये सेमीकंडक्टर चिप की वजह से. तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और पूरी इंडस्ट्री का एक कॉर्नरस्टोन अगर कोई है तो दैट इज़ सेमीकंडक्टर
चिप, राइट। अब जो लीडिंग एज, जो सबसे एडवांस्ड जो सेमीकंडक्टर चिप हैं, जिसको सब 10 nm की चिप जिसको कहते हैं, छोटी सी चिप होती है ये, इसमें मास्टरी अगर किसी देश की है तो 92% ये सब 10 nm की या फिर लीडिंग एज जो ये चिप्स हैं ये बनती हैं ताइवान और साउथ कोरिया में। ये दो देश 92%, हाँ, दुनिया के 92% टॉप कटिंग एज, लीडिंग एज सेमीकंडक्टर चिप्स ये दो देश बनाते हैं, ताइवान और साउथ कोरिया। 92%, ये आंकड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ओवरऑल अगर आप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें ओवरऑल, तो 75% जितना प्रोडक्शन ईस्ट एशिया और चाइना में होता है। ईस्ट एशिया में अगेन जापान आ गया, ताइवान आ गया, साउथ कोरिया आ गया, राइट। तो ये सारे देश जो हैं वो ईस्ट एशिया में आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्रीडोमिनेंटली एक लायंस शेयर जिसको कहते हैं, तो सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर का मीन्स प्रोडक्शन करने वाले जो देश हैं वो कुछ एक पर्टिकुलर रीजन में लिमिटेड हैं। इसमें चाइना, ईस्ट एशिया आप पकड़ लीजिए, इसमें चाइना आ गया, जैसे मैंने आपको बताया साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, ये कुछ देशों में ही सारी चीज़ें होती हैं। तो दुनिया के लगभग सभी देश जो हैं ये कुछ देशों पर हाईली डिपेंडेंट हैं। एंड वी नो कि चाइना का बिहेवियर, चाइना किस प्रकार से चीज़ों को डोमिनेट करना चाहता है, वगैरह वगैरह। तो ग्लोबल सप्लाई चेन जो है इसको डाइवर्सिफाई करने के बारे में बहुत सारे देश सोच रहे हैं, एग्जिट चाइना के बारे में सोच रहे हैं। और जो सेमीकंडक्टर चिप की वजह से जो शॉर्टेज हुई ना, तो ये सेमीकंडक्टर चिप की जो शॉर्टेज है इसकी वजह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को 2021 में $110 बिलियन का रेवेन्यू लॉस हुआ। एक छोटी सी चीज, लेकिन क्योंकि ये लिमिटेड क्षेत्र में बन रही है और कोविड की वजह से ये दुनिया के सभी क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाई, तो ऑटो मेकर्स को $110 बिलियन का नुकसान हुआ सिर्फ एक साल में। तो ये अपने आप में एक एग्जाम्पल है। और अगर आप देखें कि दुनिया के कितने सारे अब डिवाइसेस जो हैं, और नेक्स्ट स्टेज जब 5G आएगा तब इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ये सारी चीज़ें होगी, तो सारे डिवाइसेस में ये चिप होगी। आजकल भी मोस्टली सारे डिवाइसेस में चिप होती ही है, लेकिन फ्यूचर में चिप का प्रोडक्शन क्वांटिटी भी ज़्यादा हमें चाहिए, क्योंकि अब देखिए वॉच, तो स्मार्ट वॉच आ गई तो उसमें भी चिप है। देयर आर सो मेनी थिंग्स, इजंट इट। तो ये जो एक ही क्षेत्र में इतना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बन रहा है, दैट इज़ नॉट ओके। इसको डिसेंट्रलाइज्ड करने की ज़रूरत है। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी चिप मेकर को ये सप्लाई चेन जो है उसमें डिसरप्शन हमें देखने को मिला। और ऑफ कोर्स भारत हमारा देश ऐसा है जिसके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। अगर हम राइट स्टेप्स उठाएं तो हम ये इस अपॉर्चुनिटी को, ये जो वेव है अभी ये हमारे फेवर में है, क्योंकि दुनिया जो है वो इस सेमीकंडक्टर चिप की इंडस्ट्री को डाइवर्सिफाई करना चाहती है। और सेमीकॉन डिप्लोमेसी के माध्यम से अभी तक जो हम वैक्सीन डिप्लोमेसी और दूसरी चीज़ें, फ्यूल डिप्लोमेसी, ये सारी डिप्लोमेसी की, अब सेमीकॉन डिप्लोमेसी को हमें हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी में ऐड करने की ज़रूरत है। इससे हमें स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली भी फ़ायदा होगा। और सारे डिवाइसेस, कम्युनिकेशन के, पावर ट्रांसमिशन के जो हैं, नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जस्ट इमेजिन कि आपके पावर ट्रांसमिशन के जो आपके जो डैम्स हैं, हमारे देश के जो डैम्स हैं उसको कंट्रोल करने वाले जो डिवाइसेस हैं उसमें भी सेमीकंडक्टर चिप है। जस्ट इमेजिन कि अगर युद्ध हो जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, हम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल, राइट, जस्ट एग्जांपल के तौर पर ही है कि अगर किसी देश के साथ हमारा युद्ध हो जाए, लेट्स से चाइना के साथ, और उनकी अगर चिप का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और वो चिप को हैक करके डैम के जो डोर्स हैं उसको ओपन कर दे, जस्ट इमेजिन कितना नुकसान हो जाएगा, कितना नुकसान हो जाएगा। तो ये नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑयल एंड पेट्रोलियम के बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रोडक्ट जो भारत इंपोर्ट करता है तो दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। तो कितने सारे पैसे जो हैं, ख़ास करके डॉलर्स जो हैं, वो हम ऐसे ही दे देते हैं क्योंकि हम ये सारी चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं। अगर यही सारी चीज़ें हम हमारे देश में पैदा करें तो एक तो फॉरेक्स में थोड़ी बचत हो जाएगी हमारी, डॉलर्स हमारे पास रहेंगे, और दूसरी चीज़ खास करके चाइना जैसे देशों से जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो हम नहीं मंगवाएंगे, तो वो भी थोड़े
नए कस्टमर्स ढूंढेंगे और हम भी, हमारी इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा ताकतवर बनेगी, हमारी इकोनॉमी जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है मल्टीलैटरल और बायलैटरल कोऑपरेशन, राइट। पूरी जो वैल्यू चेन है जिसमें डिज़ाइन भी आ गया, मैन्युफैक्चरिंग आ गया, पैकेजिंग आ गया। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ऐसा नहीं कि ताइवान की टेक्नोलॉजी, हॉलैंड का मशीन, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करें। आई वुड से कि चिप की डिज़ाइन जो बहुत R&D मीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, चिप की डिज़ाइन ऐसा नहीं है, फिजिकल चिप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इट्स नॉट जस्ट दैट, फिजिकल और उसमें जो जो चिप जो काम करेगी उसकी जो सेटिंग्स हैं, उसके उसके डिज़ाइन जो हैं पूरी, राइट, सॉफ्टवेयर लेवल और हार्डवेयर लेवल दोनों पर, ये सारी चीज़ें हमारे देश में डिज़ाइन हो सकती हैं, क्योंकि दुनिया की बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो चिप को डिज़ाइन करती है, तो उसमें भारत के लोग काम करते हैं। तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है हमारे देश में, राइट। प्लेटफॉर्म की कमी है, तो वो प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग भी यहाँ पर हो। और क्वाड इसमें एक बहुत ही, जैसे हमने बात की कि कैसे इसको स्टार्ट किया जा सकता है या फिर क्या क्या इसके अलग अलग पिलर्स हैं, तो एक मल्टीलैटरल, बायलैटरल कोऑपरेशन, वन टू वन देश, लेट्स से ताइवान और इंडिया मिलकर यहाँ पर चीज़ों का प्रोडक्शन करें। मल्टीलैटरल लेवल पर क्वाड एक अच्छा ऑप्शन है। जो रॉ मटेरियल चाहिए तो ऑस्ट्रेलिया रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर सकता है। यूएसए और जापान की कंपनीज जो हैं वो हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग और एडवांस्ड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, लॉजिक और मेमोरी सेगमेंट में उनकी काफ़ी कंपनीज जो हैं वो काफ़ी आगे हैं, तो उन कंपनीज से भारत सीख सकता है। इसी के साथ जो पूरा एशिया पैसिफिक रीजन है उसको फ़ायदा हो सकता है। आसियान के देशों के साथ हम मिलकर काम कर सकते हैं। और हमारी जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, ये सारी चीज़ें भी हमें मीन्स इसके साथ इसको सेमीकॉन डिप्लोमेसी को अलाइन किया जा सकता है। पूरे नेबरिंग साउथ एशिया रीजन का फ़ायदा होगा, राइट। अगर हम भारत इसमें स्टैंड लें तो कलेक्टिव ग्रोथ होगा पूरे सार्क रीजन का, पूरे बिम्स्टेक रीजन का। और 2030 तक ये जो सेमीकंडक्टर की मार्केट है ये $1.2 ट्रिलियन की होने वाली है। तो ये एक ऐसा सनराइजिंग सेक्टर है जिसमें हमें लेट नहीं होना है। दिस इज़ द राइट टाइम टू जंप इन। फिर लेट हो गए तो फिर ये फ़ायदा हमें नहीं मिलेगा। The recently announced Semicon India program, which provides 10 billion fiscal support and other non-fiscal measures, shows strong political will and is a step in the right direction. कल का अगर आपने फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस देखा है तो आपको पता होगा, नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, राइट। इसी चैनल पर अवेलेबल हैं, हर रोज़ ये फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस की सीरीज़ आती हैं। इसमें हमने कल सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के बारे में बात की थी, राइट। $10 बिलियन का फिस्कल सपोर्ट है इसमें। और हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लोबल प्लेयर्स भी हैं, दुनिया के अलग अलग देशों में हमारे लोग भी काम करते हैं, वर्ल्ड क्लास डिज़ाइन इकोसिस्टम है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, सारी चीज़ें हमारे पास है। और हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने जो कल का प्रोग्राम था, फ्राइडे को इसको लॉन्च किया, तो उन्होंने बताया है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, कि सेमीकंडक्टर में सेल्फ सफिशिएंसी जो है वो ऐसा नहीं है कि हमें करनी चाहिए, हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है दुनिया में। अगर हमें आगे रहना है तो इसमें हमें सेल्फ रिलायंट रहना ही पड़ेगा। काफ़ी अच्छा पॉइंट बताया प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसमें, और हकीकत भी बताई है। फ्यूलिंग फ्रिक्शन, द हिंदू का ये आर्टिकल है। अगेन आई एम बीइंग वेरी टू द पॉइंट, क्योंकि कल के लेक्चर में कुछ चीज़ें हमने कवर की थी, राइट। तो मैं वो सारे पॉइंट्स रिपीट नहीं करूंगा। अगेन अगर आपका ये पहला दिन है तो कल वाला लेक्चर देख लीजिए। जिन्होंने कल का लेक्चर देखा है उनके लिए बहुत इजी होगा। नवंबर 2021 में पेट्रोल की प्राइस में 5 रुपये कम किए थे, डीजल की प्राइस में 10 रुपये कम किए थे सरकार ने। उस टाइम पर भी पेट्रोल पर लीटर की प्राइस जो है वो 100 के आसपास पहुँच गई थी। अब अलग अलग राज्यों में भी हमें इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और जो राज्य हैं वो कंप्लेन कर रहे हैं। सेंटर ने अभी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि कुछ ऐसे ओपोजिशन रूल्ड राज्य जो हैं उन्होंने जो सरकार ने नवंबर 2021 में प्राइस कट की थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो अभी आपने उसको कट नहीं किया, अभी तक आपने कट नहीं किया है। तो इसकी वजह से लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है, लोगों के ऊपर एक्स्ट्रा पेन आ रहा है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मीन्स ये तू मैं जैसी सिचुएशन जो है वो हमें देखने को मिली थी। अब बहुत सारे राज्य जो हैं उनकी चिंता ये है कि एक तो उनके पास रिसोर्सेज कम हैं, और दूसरी चीज़ के सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पैसे मिलने वाले हैं वो भी अभी पेंडिंग है। तो ऐसी सिचुएशन में जब उनके पॉकेट में उतने पैसे नहीं है तो फिर वो इस चीज़ को, ये फ्यूल के टैक्स को रिड्यूस करेंगे तो और उनकी जेब जो है वो खाली हो जाएगी।
डेफिनेटली कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने वैट को कम किया और कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने सालों से फ्यूल की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ नहीं की, तो उन्होंने भी अपना अपना कंट्रीब्यूशन जो है जो भी उनसे हो सकता था वो किया है। एक और चीज़ यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा, फाइनेंस मिनिस्टर ने आई थिंक आईएमएफ में ही कहा था ये, और जहाँ तक मुझे याद है आईएमएफ में ये कहा था कि भारत ने किसी भी प्रकार की जो जो टैक्सेस हैं वो नहीं लगाए हैं पेंडेमिक को कंट्रोल करने की, कोई प्रोडक्ट्स पर टैक्स नहीं लगे, बट ये चीज़ प्रॉपर नहीं है, राइट नहीं है, क्योंकि जो फ्यूल टैक्स हैं उसमें सेस जो है उसको इंक्रीज़ किया था 2020 कोविड-19 लॉकडाउन के समय पर। तो दैट इज़ मीन्स ये स्टेटमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं है। मीन्स डेफिनेटली ये फ्यूल पर जो टैक्स हैं वो सरकार ने इंक्रीज़ किया था, और वो भी कोविड के टाइम पर एनीवे ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो भी अभी चल रहा है ना ये फ्यूल को लेकर, ये एक हमारे लिए तो सिग्नल यही है कि इमीडिएट रिलीफ किसी भी प्रकार की नहीं मिलने वाली, और या फिर शायद आगे चलकर भी यही प्राइस रहे, इसमें कोई भी प्राइस में कट डाउन जो है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। मिडल और लोअर इनकम क्लासेस जो हैं उनको ऑलरेडी उनकी जॉब्स चली गई थी, हेल्थ पर इम्पैक्ट आई थी, इनकम ना के बराबर थी या फिर इनकम ही नहीं थी जब कोविड और ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब वो अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करें, और फ्यूल की प्राइस बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ चुका है, और एक हाउस होल्ड बजट जो है वो काफ़ी स्क्वीज़ हो चुका है। तो यहाँ पर अगर सरकार जो है वो थोड़ा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अभी फिस्कल रूम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन काफ़ी अच्छा हुआ, इस साल भी रेवेन्यू बॉयंसी जो है वो काफ़ी अच्छी होगी, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा टैक्स कट कर दे तो फिर स्टेट्स भी करेंगे, या फिर स्टेट्स ना भी करें तो एटलीस्ट इसकी एक कास्केडिंग इफेक्ट तो हमें देखने को मिलेगी। और स्टेट्स इस बात को लेकर चिंतित हैं कि इसी जुलाई 2022 से जो जीएसटी कॉम्पनसेशन उनको मिल रहा था अभी तक वो नहीं मिलेगा, तो उनका रेवेन्यू जो है वो और ज़्यादा ड्रॉप होगा। और फिर राज्यों से ये अपेक्षा रखी जाती है कि आप ज़्यादा कैपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर करें। तो दिस इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट को ही इसमें स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी रेवेन्यू की पोजीशन उनकी अच्छी है इसलिए। एंड सेकंड एक जो पॉइंट है क्यों लेना चाहिए मैं अभी बता ही देता हूँ, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। तब देखिए पिछले हमने कल के आर्टिकल में एक आंकड़ा देखा था 2014-15 से अभी तक का, अगर आप देखें तो 2014-15 में जो रेवेन्यू था तो 2020-21 में सरकार को 4.55 लाख, सेंट्रल गवर्नमेंट को इतने पैसे जो है वो इस पोल प्रोडक्ट्स यानी कि पेट्रोलियम ऑयल ल्यूब्रिकेंट प्रोडक्ट्स में से मिले। स्टेट्स की बात करें सेम पीरियड की तो 1.6 लाख करोड़ था, ये 2.17 लाख, तो उनका भी एक प्रकार से इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन कल का जो आंकड़ा हमने देखा था, शॉर्ट टर्म पीरियड का आंकड़ा अगर देखें तो स्टेट का जो रेवेन्यू है वो ड्रॉप हुआ है, सेंटर का रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। तो दिस इज़ द रीज़न कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें एक स्टैंड ले सकती है, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंड ले तो अच्छा रहेगा कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना जो है दैट इज़ ये प्राइस जो है वो थोड़ी कम होनी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरी एक चीज़ कि वैसे जनरल नॉर्मल टाइम्स में क्या होता है कि ग्लोबल मार्केट प्राइस के साथ सिंक्ड होती हैं ऑयल की प्राइस, रिटेल प्राइस, लेकिन इलेक्शन का वक्त था तो लगभग 4-5 महीनों के लिए डोमेस्टिक पॉलिटिकल साइकिल के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको सिंक किया था। तो ये चीज़ जो है ना, ये मीन्स ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं चलेगा, लोग बेवकूफ़ हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, राइट, लोगों को एग्जैक्टली पता है। और फिर एक मिनिस्टर साहब ने यह भी कहा था कि हम कुछ नहीं करते, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, ये तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज डिसीजन लेती है, मीन्स वी ऑल नो। तो ये एक टूल के तरह यूज़ करना जो है ना, दैट इज़ नॉट राइट। और बीपीसीएल का जो डिसइन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि अब 5 महीनों के लिए 4 महीनों के लिए आप इतना बड़ा लॉस कर रहे थे, तो अब जो डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें उसका कलेक्शन जो है रेवेन्यू कम प्राइस में बीपीसीएल की प्रॉपर्टीज़ जो है वो जाएगी। क्यों? बिकॉज आपने इसको नुकसान होने दिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट लेवल दोनों को एक कैलिब्रेटेड एक्शन लेने की ज़रूरत है। मॉनिटरी पॉलिसी ने भी ये रिकमेंड किया था कि दोनों को मिलकर एक एक्शन लेनी पड़ेगी, और एक काउंटर साइक्लिकलिटी को डिज़ाइन किया जा सकता है, जैसे कि जब प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाए तो टैक्स को कम किया जाए, और जब प्राइस गिरे तो चीज़ों को मेंटेन किया जाए। तो इस प्रकार का एक नया मेजर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मिलकर तय कर सकते हैं। ये एक इसकी रिक्वायरमेंट है आज के ज़माने को ध्यान में रखें तो, राइट।
सेफ्टी फर्स्ट द हिंदू का ये आर्टिकल है। अनफॉर्चुनेटली एक त्योहार के दौरान जो एक संत हैं थिरुवनावुकर, माफ़ कीजिएगा, ये एक बहुत ही साउथ इंडियन नेम है, आई एम नॉट यूज्ड टू विथ इट। मैंने कोशिश तो 4-5 बार इसको बोलने की थी। आई विल ट्राई वन मोर टाइम। थिरुना थिरुनावुक थिरुनावुकरा सर, आई होप मैंने इसका राइट प्रोनाउंसिएशन किया है। राइट, आई हैव टू प्रैक्टिस इट मोर। बट ये एक संत हैं और उनके साथ जुड़ा हुआ एक त्यौहार है। और इसी त्यौहार के दौरान एक चैरियट, जो एक रथ है, तो एक बड़ा सा रथ था, तो ये रथ जो है ये लाइव वायर को इसने टच कर लिया, आग लग गई, 11 लोगों की जान चली गई, 17 लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं। 10 दिनों पहले इसी प्रकार का एक इंसिडेंट जो है वो यहाँ पर हुआ था, नज़दीक में हुआ था। 10 साल पहले भी इस प्रकार का इंसिडेंट हुआ है। सबसे डिस्टर्बिंग चीज़ जो है दैट इज़ कि इस प्रकार के इंसिडेंट्स जो हैं वो रेगुलरली हमारे देश में होते रहते हैं, और जहाँ पर भीड़ होती है वहाँ पर इस प्रकार के इंसिडेंट्स जो हैं वो होते रहते हैं। राज्यों के सेफ्टी को लेकर, ह्यूमन राइट्स को लेकर, या फिर व्हेन आई से ह्यूमन, आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन लाइफ के प्रोटेक्शन को लेकर जो रिकॉर्ड्स अगर हम देखें ना, तो काफ़ी डूबियस रिकॉर्ड हैं। इसी बात से पता चल जाता है कि दुनिया के सबसे डेंजरस रोड्स हमारे देश में हैं। दुनिया के सबसे डेंजरस रोड, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स, सबसे ज़्यादा इंजरीज रोड एक्सीडेंट्स की वजह से अगर किसी देश में होती है तो हमारे देश में होती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आतंकवादी जितने लोगों को नहीं मारते उससे तो कई गुना ज़्यादा लोग जो हैं वो खड्डों की वजह से मर जाते हैं। हमारे देश में कुछ 8,000 लोगों की मृत्यु जो है वो खड्डों की वजह से होती है, पॉट होल्स जिसको कहते हैं ना, उसकी वजह से। अभी बारिश की सीज़न आएगी, जो खड्डे हैं उसके ऊपर पानी से रोड थोड़े बहुत भर जाएंगे, लोगों को खड्डों के बारे में पता नहीं चलेगा। कितनी सारी कार्स जो हैं उनको हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए का ओवरऑल देखे तो नुकसान होगा कार ओनर्स को। खड्डों की वजह से टायर टूट गए, टायर फट गए, एलॉय व्हील टूट गए, या फिर अपनी जो एक्सेल है वो टूट गई। टू व्हीलर्स की बात करें तो लोगों को इंजरीज हो गई, हेड इंजरीज हो गई, लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये चीज़ें अब ऊपर से जब ऐसे त्यौहार होते हैं, रिलीजियस त्यौहार या फिर कोई ऐसे इवेंट्स होते हैं, तो उसमें इस प्रकार के इंसिडेंट्स होते रहते हैं। और बहुत सारे प्रश्न उठते हैं ना, बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, हाईवेज डिपार्टमेंट, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं, इनके बीच में किसी भी प्रकार का कोऑर्डिनेशन नज़र ही नहीं आ रहा है यहाँ पर। और अब क्या होगा पता है, एक बहुत ही कॉमन चीज़ है हमारे देश की, तू मैं, इसका कसूर। अब ये कसूर जो है वो ढूंढा जाएगा किसका। फिर फाइनली होगा ये कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी एक व्यक्ति पर ये तो ब्लेम डाला जाएगा, और फिर अपने अपने ऊपर से ब्लेम हटाया। ऐसा नहीं कि मिलकर बैठकर सोचे कि ऐसा इंसिडेंट्स ना हो तो हम क्या करें। इसके लिए मुझे लगता है कि सेफ्टी का जो एक कल्चर है ना, वो पहले हमें घरों से स्टार्ट करना होगा। सेफ्टी कल्चर घर, स्कूल, इंडिविजुअल लेवल पर, सोसाइटी लेवल पर, ऑर्गेनाइजेशन, सरकार, हर एक क्षेत्र, हर एक लेवल पर सेफ्टी के कल्चर के बारे में हम सोचें और उसको हम हमारे जीवन का पार्ट बनाएं। क्योंकि यही सेफ्टी का कल्चर जो है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट, या फिर डिज़ास्टर अगर कहीं पर हो जाए तो, या फिर अगर होने वाला है, लेट्स से साइक्लोन आया या फिर अचानक से अर्थक्वेक आ गया, तो ये सेफ्टी का कल्चर ही हमें काम आएगा। तो आज अगर जो सीड हम बोएंगे तो उसका फल हमें फ्यूचर में मिलेगा। अगर सेफ्टी, और हर एक क्षेत्र में सेफ्टी जो है, चाहे इंडस्ट्रियल लेवल पर हो, स्कूल का कंस्ट्रक्शन, स्कूल की बिल्डिंग जो है, चाहे वो हो कि जापान में अगर अर्थक्वेक आता है तो लोग स्कूल की बिल्डिंग की तरफ भागते हैं, क्योंकि उनको पता है कि स्कूल की बिल्डिंग इतनी मजबूत बनाई है और इतनी अर्थक्वेक के साथ टेक्नोलॉजी वाइज ऐसी बनाई है कि वो उसमें कुछ डैमेज नहीं होगा आपको। यहाँ पर क्या होता है, अर्थक्वेक आया तो हम स्कूल से भाग जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो सी द डिफरेंस। ये एक छोटा सा एग्जांपल है। दिस आर द थिंग्स दैट वी नीड टू
तो सेफ्टी का कल्चर जो है जब तक नहीं बनेगा तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि कल्चर नहीं है इसलिए हम इसको इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे हैं ना। आपके लिए एक प्रश्न है, इंद्र स्वाहिनी जो केस है 1992 का, तो ये किस पर्टिकुलर विषय के साथ जुड़ा हुआ केस है? And that's everything from my side as far as this particular video lecture is concerned. I'll see you soon with financial news analysis. Again, make sure कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें, जितने हो सके उतने सारे प्लेटफॉर्म्स पर इसको शेयर कीजिए. इफ़ यू वांट यू कैन टैग मी ऑन फेसबुक, राइट? मुझे टैग कीजिए, इंस्टा पर टैग कर सकते हैं, फेसबुक पर कर सकते हैं, ट्विटर पर कर सकते हैं. लेट्स डू इट, राइट? टैग मी. अगर आप शेयर कर रहे हैं देन टैग मी. And I will share your post as well. Thank you very much for your love and support. God bless you all. Jai Hind.